बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज हमने सीरीज़ शुरू की थी हाउ टू लर्न कॉमन एरर्स के कॉमन एरर्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, जो हमारी लैंग्वेज सीरीज़ का एक बहुत अहम जुज़ है। उसकी वीडियो नंबर 42 यानी लेक्चर नंबर 42 लेके लैंग्वेज का मैं हाज़िर हुआ हूँ। ये वो लैंग्वेज सीरीज़ है जो तकरीबन 6 माह पहले मैंने स्टार्ट की थी और जैसे आप जानते हैं कि हर वीक मैं तकरीबन आपको, बल्कि 1 साल हो गया कि हर वीक मैं आपको एक वीडियो जो है वो सेंड करता हूँ। तो आज हमारी जो है वो लेक्चर होगा 42 और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको याद है जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ था कॉमन एरर्स का, उसमें हमने तकरीबन 3 वीडियोस में मिसलेनियस एरर्स पढ़े थे, मुतफरक किस्म के एरर्स, ठीक है। लेकिन वो मुतफरक एरर्स ऐसे थे जिन पर ऑथेंटिक रूल्स लागू होते थे, ठीक है। और आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कंफ्यूज्ड एरर्स, ठीक है। अब देखो, जैसे इसका टाइटल सजेस्ट करता है, कंफ्यूज्ड एरर्स, यानी ऐसे एरर्स जिनको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अब वो किसी किस्म का एरर भी हो सकता है, वो वोकैबुलरी का एरर भी हो सकता है, वो ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है, वो स्ट्रक्चर का एरर भी हो सकता है, वो कोई स्पेशल यूजेज भी हो सकती है। हम उसको कंफ्यूज्ड एरर क्यों कहते हैं? कंफ्यूज्ड एरर बच्चों इसलिए उसको कहा जाता है कि जो उसमें सेंटेंस होता है, जो इनकरेक्ट सेंटेंस होता है, वो हमें ऐसे लगता है जैसे ये करेक्ट है, क्योंकि हम आम इंग्लिश में, ख़ास तौर पे जो कॉन्टिनेंटल लोग हैं जिनकी इंग्लिश L2 है, आम इंग्लिश में हम वैसे बोलते हैं। लेकिन जो दुरुस्त होता है, जो वो हमें देखने में वो गलत लगता है, यानी जो सही गलत है वो सही लगता है और जो सही है वो गलत लगता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कंफ्यूज्ड एरर्स है। और ये सिर्फ कंफ्यूजन हमारे लिए नहीं है, ये L1 लर्नर के लिए भी, यानी ये वो गलती हैं जो इंग्लिश लर्नर भी करता है। अच्छा, अब ये जो कंफ्यूज्ड एरर्स हैं, इनमें कुछ तो वाकई इनके रूल्स होंगे, कोई वजह होगी, रीज़न होगा, लॉजिक होगी कि इसमें ये गलती क्यों है, वो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। और कुछ ऐसे होंगे जिनमें कोई वजह नहीं होगी, जब वजह कोई ना हो और वो गलत समझा जाए और उसकी जगह कोई और यूजेज आ जाए, तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर यूजेज। दिस इज़ इंग्लिश यूजेज। इन अंग्रेज़ चूँकि ऐसे बोलते हैं, ये उनकी ज़बान है, हमें वो ज़बान उसी तरह सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बड़ी मिसालें बड़ी दफ़ा दी कि हम BUT बट बोलते हैं, CUT कट बोलते हैं, RUT रट बोलते हैं, PUT पट नहीं बोलते, पुट बोलते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से अब ये भी नहीं हम कह सकते P की वजह से बोल रहे हैं, नो ना, ये कह सकते हैं U की वजह से। अगर U की वजह से बोल रहे हैं तो फिर RUT में भी वही आवाज़ होनी चाहिए, CUT। सो कुछ चीज़ें बच्चों ऐसी होती हैं जो प्योरली इंग्लिश यूजेज है कि चूँकि अंग्रेज़ों की ज़बान है, वो ऐसे और इनको हम पर्टिकुलर यूजेज भी बोलते हैं, इसको हम कंफ्यूज्ड यूजेज भी बोलते हैं, इसको हम कॉन्टेक्सचुअल यूजेज भी बोलते हैं कि ये ख़ास कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये फ़िक्रे जो हैं वो बोले गए हैं। तो मैं आपके सामने उसी तरह एक पहले फ़िक्रा बोलूँगा, वो गलत होगा, लगेगा वो ठीक, वो बताऊंगा, तर्जुमा मीनिंग बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर उसका करेक्ट बोलूँगा। और करेक्ट जो है वो शायद इनकरेक्ट लगे और जो इनकरेक्ट है वो करेक्ट लगे, इसलिए इनका नाम कंफ्यूज्ड एरर्स है। इसको कंफ्यूज्ड एरर्स भी कहते हैं, मैंने कहा, पर्टिकुलर यूजेज भी कहते हैं और कॉन्टेक्सचुअल यूजेज भी कहते हैं। एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। इन रूल्स को मैं थोड़े थोड़े करके बनाऊंगा। आज इसका कंफ्यूज्ड एरर्स का पार्ट A बनेगा, फिर पार्ट B, पार्ट C, ये हो सकता है ये 200 के करीब एरर्स हैं। अब वो जितनी भी वीडियोस बन जाएं, इसमें 4 बन जाएं, 5 बन जाएं, 10 बन जाएं, वो बनती जाएंगी, ठीक है। आपका काम ये है कि इन एरर्स को बड़ी तवज्जो के साथ सुने, 2-2, 3-3 दफ़ा सुने और इनको फिर नोट भी करें, ठीक है। प्लस जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब स्टूडेंट्स के आगे फैमिली ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स ग्रुप्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स होते हैं। इन वीडियोस को
उन ग्रुप्स में भी शेयर किया कर, ठीक है, क्योंकि ये वो नॉलेज है, ये वो चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आएगी। ठीक, चलें अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट कंफ्यूज्ड एरर। एरर नंबर 1 जो कंफ्यूज्ड एरर्स में है वो क्या है? जुमला है गर्ल्स शुड नॉट बी मैरिड अवे एट एन अर्ली एज। अब बड़ा सिंपल फिक्रा है कि गर्ल्स शुड नॉट बी मैरिड अवे, कि बच्चियों की शादी दूर नहीं करनी चाहिए। कब नहीं करनी चाहिए? अवे, अवे का मतलब है अपने घर से दूर, अपने इलाके से दूर, यानी बेटियों को दूर नहीं ब्याना चाहिए। ठीक है, एट एन अर्ली एज, छोटी उम्र में, यानी जब अभी छोटी उम्र की हो, फर्ज करो 15-16 साल की है, मैच्योर नहीं है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को बहुत दूर अपने उनकी शादी ना करें। अब ये जो फिक्रा है इसमें देखने में ज़ाहिरी तौर पर हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, यही कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या ख़राबी है। अब इसका जब मैं करेक्ट यूजेज पढ़ूंगा तो वो गलत लगेगा, लेकिन वो यूजेज है, इसलिए आपने उस पर्टिकुलर यूजेज को याद रखना है। अब इसका करेक्ट क्या होगा कि गर्ल्स शुड नॉट बी मैरिड ऑफ, अवे की जगह क्या लगना है? ऑफ। अब आप पूछेंगे क्यों लगना है? क्यों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि दिस इज इंग्लिश यूज। कुछ का जवाब होगा, मैं बताऊंगा आपको, जिसका नहीं होगा वो ये बताऊंगा कि दिस इज पर्टिकुलर यूजेज, दिस इज इंग्लिश यूजेज, कि चूंकि अंग्रेज इस तरह बोल रहा है हमें उसको वैसे फॉलो करना है। तो गर्ल्स शुड नॉट बी मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, ये सो अवे की जगह क्या आ गया? ऑफ। ठीक है, अब क्यों आ गया? मैंने कहा कोई रूल नहीं है, दैट इज अ पर्टिकुलर यूजेज, और ऑफ का मतलब वही होगा अपने से दूर, अवे। ठीक है, यहाँ किसी को कहना गेट ऑफ, क्या मतलब है? उनसे दूर हो। ठीक, नंबर 2, प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। अब ये बोलने में ही गलत है, प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि प्लीज़ और काइंडली दोनों लफ्ज़ जो हैं इकट्ठे आ गए हैं। प्लीज़ का मतलब भी क्या है कि मेहरबानी, काइंडली का मतलब भी क्या है? मेहरबानी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट क्या होगा? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, यानी हम प्लीज़ यूज़ नहीं करेंगे। सो इसमें देखो लॉजिक है, इसको हम ये नहीं कहेंगे ये पर्टिकुलर यूजेज है, नहीं, इसमें बकायदा लॉजिक है। सो देखो ना, कंफ्यूज्ड एरर्स में कुछ एरर्स ऐसे हैं जो विदाउट लॉजिक होंगे, वो यूजेज होगी कॉन्टेक्सचुअल या पर्टिकुलर, और कुछ के पीछे लॉजिक होगी, इसके पीछे लॉजिक है, रीज़न है कि प्लीज़ और काइंडली दोनों का चूँकि मतलब एक है, आप दोनों नहीं लगाते, आप प्लीज़ की जगह काइंडली का वर्ड से यूज़ करते हैं कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। ठीक, उसके बाद हम आगे सेंटेंस नंबर 3 पे। अब ये कंफ्यूजिंग एरर है, बहुत कंफ्यूजिंग। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है आपने, जनरल यूजेज जो होती है, देखो जनरल यूजेज हम बोलते हैं आम बोलचाल की ज़बान, आम बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें हम एरर कर देते हैं। जैसे कोई पूछे, दरवाज़ा नॉक करे, पूछे कौन है, मैं कहूँगा जी मैं हूँ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स मी। ये आम यूजेज में ठीक है, अंग्रेज़ भी ऐसे ही बोलता है, लेकिन ग्रामेटिकली होना चाहिए इट इज़ आई, इट्स आई, नॉट इट्स मी, इट्स आई, मैं हूँ। ठीक है, लेकिन क्या कभी बोला है? कभी नहीं बोला, हम बोलते हैं इट्स मी। सो कुछ यूजेज ऐसे होते हैं जो जनरल यूजेज में बोले जा सकते हैं, कोई ऐब नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। कौन सा पेपर में आया है? आप आपस में बातें कर रहे हैं ना, यू कैन यूज़ इट। इवन मैं कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आई कैन यूज़ इट। लेकिन व्हेन यू आर टीचिंग इंग्लिश एंड स्पेशली व्हेन यू आर टीचिंग कॉमन एरर्स, फिर आपको यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। अब ये फिक्रा उसी सेंस में है कि ही गॉट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। हम कहते हैं ना यार उसे इंग्लिश में बस पासिंग मार्क्स ही मिले हैं, तो ये हम फिक्रा उसका तर्जुमा क्या करेंगे? मैं कहता हूँ उसे इंग्लिश में पासिंग मार्क्स ही मिले हैं, पासिंग मार्क्स हैं 33, तो पासिंग मार्क्स या 40 या 50, तो पासिंग मार्क्स ही मिले हैं, तो हम कहेंगे ही गॉट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। लेकिन ये बोलने में कोई इसमें ऐप नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है, ही गॉट पासिंग मार्क्स, उसे पासिंग मार्क्स मिल गए, बोलने में भी ठीक है, लिखने में भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये गलत है। यूजेज क्या है? ही गॉट पास मार्क्स, कोई वर्ड नहीं होता पासिंग मार्क्स, पास मार्क्स होते हैं कि पास होने वाले नंबर, यानी वो नंबर जिससे वो पास हो गया। ये एक यूजेज है, चूँकि हम ये एक आदत, और ये हम नहीं बोलते, अंग्रेज़ भी बोलते हैं।
वो भी कहते हैं ही गॉट पासिंग मार्क्स, नो, ही गॉट पास मार्क्स। फिर सुन लें, ही गॉट पास मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक, ये हो गया नंबर 3। ठीक, मैं थोड़े थोड़े इसमें आपको दिया करूँगा, उतने सेंटेंस जितने आप एक वीक में तैयार करें। और मेरे अच्छे स्टूडेंट जो हैं, मेरे अच्छे फॉलोअर्स जो हैं, वेदर दे आर स्टूडेंट्स और टीचर्स, हुएवर दे आर, इनको इस वीडियोस को कंफ्यूज्ड एरर्स वाली, ये इसका पार्ट ए है आज, इनको बार बार देखें, 2-3 दफ़ा देखें, फिर आपको याद होगा, लिख लें, नोट कर लें इनको। वैसे तो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, लेकिन स्क्रीन के अलावा भी आप उनको अपने एक कॉपी पे नोट करें। ठीक, नंबर 4 पे आ जाएं। शी इज़ रिचर दैन वाइज। देखना, शी इज़ रिचर दैन वाइज, कि वो वाइज से ज़्यादा रिचर, रिचर ज़्यादा है, वाइज कम है। शी इज़ रिचर दैन वाइज, यानी दौलत ज़्यादा है, विजडम कम है। अब एक सेकंड डिग्री में लगा रहा हूँ, आगे मैं फर्स्ट डिग्री लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें एरर क्या आ रहा है? इसमें एरर ये आ रहा है कि हम लगा सकते हैं, हमने पढ़ा था कॉमन एरर्स में कि हम फर्स्ट डिग्री के साथ भी मोर का वर्ड लगा सकते हैं। कंपैरिजन जब उसी बंदे का हो रहा हो, किसी और के साथ नहीं हो रहा, उसी की 2 क्वालिटीज़ का हो रहा हो, तो हम फर्स्ट डिग्री के साथ भी मोर लगा सकते हैं। इधर एरर ये है कि शी इज़ रिचर देन वाइज का जगह होना चाहिए शी इज़ मोर रिच। रिच को हम रिचर भी बोल सकते हैं, लेकिन मोर, क्योंकि हमने रिच बोलना है और उधर वाइज लिखा हुआ तो वाइज बोलना है, उधर वाइजर नहीं बनाना। हमने नहीं कहना ही इज़ रिचर देन वाइजर, ये और गलत हो गया, क्योंकि दोनों सेकंड डिग्री लगा। डिग्री फर्स्ट लगनी है। क्यों फर्स्ट लगनी है? लॉजिक, कि दोनों कंपैरिजन एक ही बंदे की हो रही है, तो जब एक ही बंदे की दोनों क्वालिटीज़ बयान की जाएं, ठीक है, वो फर्स्ट डिग्री में हो सकती हैं, और उनके साथ फिर हम मोर लगाते हैं कंपैरिजन के लिए। तो फिक्रा क्या होगा? शी इज़ मोर रिच दैन वाइज। देखा ना, मोर रिच दैन वाइज, यानी वाइज से ज़्यादा वो क्या है? रिच है, रिचर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ एरर। तो ये लॉजिकल एरर है, ये कॉन्टेक्चुअल नहीं है, ये रूल है, लॉजिक है, एरर के पीछे रीज़न है, वजह है। ठीक, उसके बाद आ जाए नंबर 5 में, लेट मी हैव द फ्रेश न्यूज़। मैं कहता हूँ यार मुझे ज़रा जो ताज़ा तरीन खबर है ना, ताज़ा तरीन खबर वो बताएं। अब ताज़ा तरीन की इंग्लिश फ्रेश भी होती है। देखो, फ्रेश ये वोकैबुलरी का एरर है। फ्रेश का मतलब ही ताज़ा है, लेकिन न्यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। न्यूज़ जो होती है वो फ्रेश नहीं होती, न्यूज़ जो होती है वो लेटेस्ट होती है। जिसे आता है ना ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, नॉट फ्रेश न्यूज़। फ्रेश फूड हो सकता है, ठीक है, न्यूज़ जो है वो फ्रेश नहीं हो सकती। ठीक है, तो लेट मी हैव द फ्रेश न्यूज़ की जगह होगा लेट मी हैव द लेटेस्ट न्यूज़। सो इसमें भी लॉजिक है, ये वोकैबुलरी का एरर है। ठीक है, सो देखो, हर एरर में कोई ना कोई वजह है। जिसमें कोई वजह नहीं वो कॉन्टेक्चुअल है, ये यूजेज है, और जिसमें वजह है वो साथ साथ आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए उसको बार बार सुने। उसके बाद आ जाता है नंबर 6, ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन पीस। अब देखो, देखने में इस जुमले में कोई खराबी नहीं है। ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन पीस। ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं मे ही रेस्ट इन पीस, मे ही विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारेगा। किस में गुजारेगा? इन पीस, अमन में अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो गुजारेगा। ठीक है, अब इसका करेक्ट, अब ये देखने में कोई खराबी नहीं इसमें। अब ये है पर्टिकुलर यूजेज, ये है कॉन्टेक्चुअल यूजेज, कि चूंकि अंग्रेज़ इसको इस तरह नहीं बोलता, हमने इसको इस तरह फॉलो करना है। ग्रामेटिकली इस जुमले में कोई खराबी नहीं है, लेकिन यूजेज की खराबी, कॉन्टेक्चुअल यूजेज या पर्टिकुलर यूजेज की खराबी है। और करेक्शन क्या है? करेक्शन है ही विल स्पेंड द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन पीस, यानी ही विल स्पेंड द रिमेनिंग ईयर्स, ये नहीं कहेंगे द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, नो, द रिमेनिंग ईयर्स। बात तो वही है। अगर मैं रिमेनिंग ईयर्स कह रहा हूँ तो इसका मतलब यही है, बकिया साल अपनी, बकिया ज़िंदगी अपनी। ही विल स्पेंड द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, या ही विल स्पेंड। सो देखो, इसमें जो पहले वाला है, जो इनकरेक्ट है वो ठीक लग रहा है, और जो करेक्ट है वो अजीब लग रहा है। सो दैट्स वाई दे आर कन्फ्यूज्ड एरर्स। ठीक, उसके बाद आ जाए नंबर 7 में। नंबर 7 है
आई हैव नो अदर गाइड बट यू, आई हैव नो अदर गाइड, नो अदर गाइड बट यू। अब देखो ये ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई गाइड नहीं है मेरे पास, यानी मेरा गाइड सिर्फ तुम ही हो, मेरा गार्डियन तुम ही हो, यानी मेरा एक ही बंदा गाइड है वो तुम हो। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तो हम करते हैं उर्दू का तर्जमा, आई हैव नो अदर गाइड देन यू, तुम्हारे अलावा। ठीक है, अब इसका करेक्ट क्या होगा? अब ये लॉजिकल है, ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, वो क्या है? आई हैव नो गाइड, मेरे पास कोई गाइड नहीं है, अदर देन यू, तुम्हारे अलावा, यानी आई हैव नो गाइड, गाइड पहले आना चाहिए। अब ये ग्रामेटिकल एरर है, स्ट्रक्चरल एरर है कि स्ट्रक्चर गलत बोला गया है, कि पहले बोलना चाहिए था मेरे पास कोई गाइड नहीं है सवाए तुम्हारे, अदर देन यू। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं है सवाए अल्लाह के, एक अल्लाह के, यानी देयर इज नो गॉड बट वन गॉड। बिल्कुल उसी तरह आई हैव नो गाइड अदर देन यू, तुम्हारे अलावा। तो वो ये इसका मतलब है ये कॉन्टेक्चुअल नहीं है, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरल एरर है कि स्ट्रक्चर की गलती जो है यहाँ पर हमसे हो रही है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं नंबर 8 पे, देयर इज नो सच वर्ड विच ही मेंशंस। ठीक है, अब ये देखो ये भी एक ग्रामेटिकल यूजेज है, मिसलेनियस में भी हमने शायद पढ़ी थी कि जब फिक्रे के पहले हिस्से में सच आ जाए, अब ये ग्रामर की यूजेज है पर्टिकुलर यूजेज कि फिक्रे के पहले हिस्से में सच आ जाए तो दूसरे हिस्से में हम एज या दैट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? एज या दैट। अब फिक्रा क्या है? देयर इज नो सच वर्ड विच ही मैंशंस, क्या ऐसा कोई वर्ड ही नहीं जो वो मैंशन करता है, विच ही मैंशंस। तो इसका करेक्ट क्या होगा? देयर इज नो सच वर्ड एज ही मैंशंस, कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है जैसा वो मेंशन करता है, जैसा वो मेंशन करता है ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो एरर क्या हुआ कि सच के साथ विच दैट नहीं लग सकता, हु नहीं लग सकता, विच नहीं लग सकता, क्या लग सकता है? एज या दैट, और इधर क्या लगेगा? एज लगेगा। ठीक, एज ही मेंशंस। ठीक, उसके बाद नंबर 9, सपोजिंग इफ यू फेल, कि फर्ज कर लो तुम फेल हो जाते हो, व्हाट विल यू डू। अब देखो सपोजिंग, अब इसमें फिर एरर क्या है? एरर है वोकैबुलरी का गलत इस्तेमाल। सपोज का मतलब क्या कर लो, मतलब है फर्ज कर लो, और इफ का मतलब ही क्या है? अगर, और अगर का मतलब ही है, यानी अगर तुम फेल हो जाते हो, फर्ज कर लो तुम फेल हो जाते हो, तो अगर तुम फेल हो जाते हो या फर्ज कर लो तुम फेल हो जाते हो, ये बिल्कुल वैसे ही एरर है जैसे पीछे आया था प्लीज भी और काइंडली भी। तो यहाँ सपोजिंग जब लग जाए या सपोज लग जाए तो इफ नहीं लगता, यानी ज़रूरी है कि सपोजिंग लगाए। सपोजिंग भी ठीक है, सपोज भी ठीक है, कि सपोज यू फेल या सपोजिंग यू फेल, दोनों ठीक है, यूज इंग्लिश यूजेज में दोनों करेक्ट है। ठीक है, सपोजिंग यू फेल व्हाट विल यू डू, तो हम करेक्ट क्या होगा? सपोजिंग इफ यू फेल, नो, सपोजिंग यू फेल, इफ खत्म। तो इसमें अब ये नहीं हम कहेंगे कि ये तुक्का लगा, नो, लॉजिक है कि इसमें गलत वोकैबुलरी यूज़ हुई है, ये वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए था। सपोज यू फेल या सपोजिंग यू फेल। ठीक है, व्हाट विल यू डू। उसके बाद नंबर 10 आ गया, आई लाइक दोज काइंड्स ऑफ मैंगोज। अब देखो ना, आई लाइक दोज काइंड्स ऑफ मैंगोज, ठीक है, ये गलत है। जब मैंगोज कह दिया फिर काइंड्स नहीं कहना। आई लाइक दैट काइंड ऑफ मैंगोज, मुझे इस किस्म के, किस्मों के नहीं, इस किस्मों के आम पसंद नहीं, मैं कहता मुझे इस किस्म के आम पसंद है। तो उर्दू में भी किस्म का लफ्ज़ है, किस्में नहीं आया, तो इसका करेक्ट क्या होगा? आई लाइक दैट, और जब काइंड बोल दिया तो फिर दैट आएगा, दोज नहीं आएगा। दोज प्लूरल के लिए लगता है, दैट सिंगुलर के लिए लगता है। तो ये ग्रामर की गलती है, ग्रामेटिकल एरर है। ये अंग्रेज़ भी करेगा, ये पाकिस्तानी भी करेगा। लेकिन अगर आप उर्दू में देखें तो उर्दू में ये एरर नहीं बनता। उर्दू में कहता है
मुझे इस किस्म के आम पसंद है, फलानी किस्म, यानी इस किस्मों के आम पसंद है, किस्मों के नहीं, इस किस्म के। किस्म जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब कई में से ये वाली एक, ठीक। आई लाइक दोज काइंड ऑफ मैंगोज, इनकरेक्ट, आई लाइक दैट काइंड ऑफ मैंगोज, ठीक। उसके बाद आ गया नंबर 11, रूल नंबर 11 है, एरर नंबर 11 है, द फॉल्ट इज माइन एंड नॉट ऑफ ताहिर। द फॉल्ट इज माइन एंड नॉट ऑफ ताहिर। अब ये फिर देखने में कोई गलती लग नहीं रही, लेकिन ये स्ट्रक्चरल एरर है, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, इसमें कमी है। करेक्ट क्या है? द फॉल्ट इज माइन, गलती मेरी है, एंड नॉट दैट ऑफ ताहिर, यानी दैट ऑफ साथ है, नॉट एनी कहेंगे, एंड नॉट ऑफ नहीं, दैट ऑफ। तो क्या लफ्ज मिस हुआ इसमें? सिर्फ दैट। ये अब इंग्लिश यूजेज आ गए, ये ग्रामर नहीं, ये यूजेज है। द फॉल्ट इज माइन एंड नॉट दैट ऑफ ताहिर, ठीक। ये हो गया इसका। उसके बाद आ गया रूल नंबर 12, यू मस्ट डू सम और अदर वर्क। अब फिर देखो, यू मस्ट डू सम और अदर वर्क, ठीक है। अब ये इसमें भी गलती क्या है देखना, तुम्हें कोई ना कोई, इसका मतलब तुम्हें कोई ना कोई काम करना चाहिए, कि कोई ना कोई, ये नहीं तो वो, कोई ना कोई काम तो करना चाहिए ना। तो हमें कहना है यू मस्ट डू सम और अदर वर्क। नो, जब बात वर्क की हो रही है, ये फिर स्ट्रक्चर कह रहा है, वर्क पहले आना चाहिए। यू मस्ट डू सम वर्क, तुम्हें कोई तो काम करना चाहिए, और अदर या कोई दूसरा, यानी कोई काम या कोई दूसरा, यानी कोई ना कोई, इसका मतलब कोई ना कोई। असल में आता है कोई ना कोई काम, काम उर्दू में आता है बाद में, हम इंग्लिश में भी लगाते हैं बाद। इंटरलिंगुअल एरर, उर्दू की वजह से ज़्यादा चांसेस है गलती होने के, कि यू शुड डू सम वर्क और अदर। नो, यू शुड डू सम और अदर वर्क नहीं, सम वर्क, यानी सम के साथ वर्क आना ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, यू शुड डू, कि क्या करना चाहिए, तुम्हें कोई काम करना चाहिए, कोई ना कोई। यू शुड डू सम वर्क और अदर, ये इसका करेक्ट होगा, ठीक। सो ये आ जाएगा अब कॉन्टेक्चुअल या स्ट्रक्चरल एरर में शुमार होगा, ठीक। उसके बाद आ गया नंबर 13, माई फ्रेंड इज इन द टीचिंग लाइन। माई फ्रेंड इज इन द, अब देखो ये वोकैबुलरी कह रहा है, मेरा दोस्त टीचिंग लाइन में है जी, ये आम थर्ड क्लास इंग्लिश में आता है, स्लैंग में बोल सकते हैं, इनफॉर्मल में बोल सकते हैं। टीचिंग लाइन नहीं होती, टीचिंग लाइन का नाम नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन होता है, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी कह रहा हुआ कि माई फ्रेंड इज इन द टीचिंग प्रोफेशन। देखो, टीचिंग में, आई एम ए टीचर, दिस इज अ प्रोफेशन, तो मैं कहूँगा माई फ्रेंड इज इन द टीचिंग प्रोफेशन, नॉट टीचिंग लाइन। ये कोई सेंस नहीं होती, ये कोई लफ्ज़ ही नहीं होता, टीचिंग लाइन, टीचिंग प्रोफेशन। माई फ्रेंड इज इन द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक। उसके बाद आ गया नंबर 14, दे आर फ्यू एनिमीज, फास्ट एनिमीज। कहता है दे आर फास्ट एनिमीज, जिसे हम कहते हैं ना जिगरी यार, जानी दुश्मन, गहरे दुश्मन। और गहरे की जब हम कहते हैं वी आर फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड का मतलब क्या? गहरे दोस्त। दोस्तों के लिए तो ये ठीक है जुमला, दुश्मन के लिए नहीं होता। हम क्या कहेंगे? दे आर फास्ट एनिमीज। अब ये कॉन्टेक्सचुअल एरर है, पर्टिकुलर यूजेज है, हमें वो लफ्ज़ ही याद रखना है जो अंग्रेज़ बोलता है। अंग्रेज़ क्या बोलता है? बड़ा अजीब बोलता है, कन्फ्यूज्ड एरर है। दे आर फास्ट एनिमीज, नो, दे आर स्वॉन एनिमीज। स्वॉन एनिमीज से क्या मतलब है? कि जिन्होंने कसम खाई हुई है कि उन्होंने एक दूसरे की क्या करनी है? दुश्मनी करनी। दे आर स्वॉन एनिमीज। अब देखो ये आपने शायद कभी भी ना सुना हो, लेकिन दिस इज यूजेज। सो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर यूजेज और कॉन्टेक्सचुअल यूजेज। सो फिर मैं बोलता हूँ दे आर फास्ट एनिमीज, मैं हर जुमले को 2 दफ़ा बोल रहा हूँ। दे आर स्वॉन एनिमीज, ठीक। उसके बाद आ गया नंबर 15, ही टोल्ड मी द रीज़न एज टू वाई ही वॉज ग्लूमी। देखो, ही टोल्ड मी द रीज़न, उसने मुझे वजह बताई, एज टू वाई ही वॉज ग्लूमी, कि वो क्यों उदास था। अब देखो वाई जो होता है, मैं किसी पूछता तुम क्यों उदास हो, वाई बजाते खुद क्या है? बस वाई बजाते खुद रीज़न है। यानी जब मैं वाई का लफ्ज़ बोल देता हूँ तो वाई बजाते खुद एक रीज़न बन गया। तो जब वाई रीज़न है
तो फिर मैं रीज़न का लफ्ज़ क्यों लगाता हूँ? तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा ही टोल्ड मी वाई ही वॉज ग्लूमी, यानी ही टोल्ड मी वाई ही वॉज ग्लूमी। तो ये जो वाई है इसके अंदर ही किसका मायने आ गया? रीज़न का मायने आ गया, इसके अंदर ही रीज़न। मैं फिर पढ़ता हूँ, ही टोल्ड मी द रीज़न एज टू वाई ही वॉज ग्लूमी। सिंपलेस्ट करेक्शन, ही टोल्ड मी वाई ही वॉज ग्लूमी। सो इसका मतलब है कि ये यूजेज का एरर है, हमें वोकैबुलरी का नहीं पता कि इधर ये लफ्ज़ लगाना चाहिए या लफ्ज़ नहीं लगाना। वाई बजाते खुद एक रीज़न का के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो वाई जब लगा देंगे फिर हमें रीज़न लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहा था प्लीज़ लगा दें तो काइंडली लगा दें, तो प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 16 टू नन ऑफ दीज क्वेश्चंस अ रिप्लाई कैन बी गिवन। अब देखो ग्रामेटिकली इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन इंग्लिश यूजेज में दिस इज़ रॉन्ग। ग्रामेरियंस इसको समझते नहीं आ रहे, दैट्स वाई कंफ्यूज्ड। बड़ा ध्यान सुने, टू नन ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन किसी सवालों का अ रिप्लाई कैन बी गिवन, जवाब नहीं दिया जा सकता। इनमें से किसी से, नन ऑफ दीज, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, ठीक है। यानी मीन्स का जवाब क्या दें हम? मैं कहते यार तुम्हारे इन सवालों को मैं क्या जवाब दूँ, ये उस सेंस है। करेक्शन क्या होगी? टू नन ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये नहीं कहना टू नन ऑफ दीज क्वेश्चन, यहां तक वही रहा। अ रिप्लाई कैन बी गिवन, नो, कैन अ रिप्लाई बी गिवन। टू नन ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन अ रिप्लाई बी गिवन। अब ये इसका करेक्ट होगा। अब देखने में पहले वाला करेक्ट लग रहा है। सो दिस इज अगेन यूजेज, पर्टिकुलर यूजेज, दिस इज हाउ इंग्लिश यूज। इसमें ग्रामर का फार्मूले की बजाय यूजेज को तरजीह दी गई, इसलिए इनको रट्टा लगाना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ इनको रट्टा। कुछ के तो लॉजिक्स आपको समझ आ गई, कुछ में आपको याद रखना पड़ेगा उस तरह के जुमले, और उसका तरीक़ेकार क्या होता है, उस तरह के जुमले बार बार बनाएं, ठीक। उसके बाद आ गया 17, आई वेंट टू द बस स्टैंड टू सी ऑफ माई फ्रेंड। अब देखो कितना सिंपल लग रहा है ये फिक्रा। आई वेंट टू द बस स्टैंड, में बस स्टैंड गया, क्या करने गया? अपने दोस्त को सी ऑफ करने, टू सी ऑफ माई फ्रेंड। नहीं, करेक्शन क्या? अब ये देखने में कोई गलती नहीं है, दिस इज इंटरलिंगुअल एरर, दिस इज इंट्रालिंगुअल एरर। अंग्रेज भी करेगा कि आई वेंट टू सी ऑफ हिम, नहीं, टू सी हिम ऑफ। तो करेक्शन क्या हुई? करेक्शन होगी आई वेंट टू द बस स्टैंड टू सी माई फ्रेंड ऑफ। हम किसी को सी ऑफ करने जाते हैं, तो एरर है ना, ग्रामर का एरर है कि हम जब कहते हैं टू सी ऑफ माई फ्रेंड, नहीं, टू सी माई फ्रेंड ऑफ। मैं अपने दोस्त को सी ऑफ, जो है ना सी ऑफ कर, असल में हम सी ऑफ चूंकि इकट्ठा बोलते हैं, हम उसको इकट्ठा बोलते थे सी ऑफ माई फ्रेंड, नो, सी माई फ्रेंड ऑफ। असूल ये, और इसी असूल के तहत चलना चाहिए। सो दिस इज अ ग्रामेटिकल एरर, यानी ये ग्रामर की गलती है, स्ट्रक्चर की गलती जो हम कर रहे हैं, ठीक। फिर पढ़ता हूँ मैं जुमला, आई वेंट टू द बस स्टैंड टू सी ऑफ माई फ्रेंड, आई वेंट टू द बस स्टैंड टू सी माई फ्रेंड ऑफ, ठीक। उसके बाद आ गया 18, वट टू स्पीक ऑफ रिचेज, ही हैड नॉट एनी क्लोथ्स इवन। कहता है वट टू स्पीक ऑफ रिचेज, दौलत की क्या बात करूं, दौलत की क्या बात करूं। ही हैड नॉट एनी क्लोथ्स इवन, उसके पास तो कपड़े भी पहनने को नहीं थे। कहता है दौलत तो बड़ी दूर की बात, उसके पास तो पहनने को कपड़े नहीं थे। गलत जुमला है, वट नहीं बोलते, क्या बात करो, नहीं, कहता है नॉट टू स्पीक, कि इसकी बात ही ना करो। नॉट टू स्पीक ऑफ रिचेज, ही हैड नॉट एनी, आपको पढ़ाया हुआ है नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो। जब नॉट और एनी इकट्ठे आ जाएं तो इनको नॉट एनी मत बोला करें, बेहतर। ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, टेंसेज में पढ़ाया था आपको, मिसलेनियस टेंसेज की मिसलेनियस यूसेज में पढ़ाया था कि नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो। ये नहीं कहना चाहिए आई हैव नॉट एनी कार, कहना चाहिए आई हैव नो कार। ये अच्छा जुमला नहीं है, गलत वो भी इतना नहीं है, लेकिन एक होता है यूजेज, अंग्रेज कैसे बोलेगा, इधर वो। तो इधर दो गलतियां थी, पहली ये थी कि व्हाट की जगह क्या लगा, नॉट, और दूसरी गलती क्या है कि ही हैड नो क्लोथ्स इवन, तो हम नॉट एनी की जगह क्या लगा दिया, नो, ठीक। उसके बाद आ गया 19, हैड आई विन टेल यू यूज, टॉस कर देना, गलत करते हैं। हेड और टेल नहीं होता, हेड्स टेल्स, और हम बोलते जहाँ इनिंग नहीं होता इनिंग्स होता है। क्रिकेट में इनिंग नहीं वर्ड होता,
फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, लेकिन लिखने में भी कई दफ़ा इनिंग लिखा होता है। सो वो को ग्रामर को तो नहीं फॉलो कर रहे हो, तो जनरल यूजेज है। देखो जनरल यूजेज इज नॉट ग्रामर, दैट इज हाउ पीपल जनरली स्पीक। ग्रामर इज फॉर्मल ग्रामर, ये फॉर्मल रूल्स है जो आपने याद रखने हैं। तो देखो कहता है हेड आई विन टेल यू लूज, नो हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, यानी हेड्स एंड टेल्स, नॉट हेड एंड टेल। ठीक, उसके बाद आ गया नंबर 20, जनरली एज ए रूल आई डोंट टेल अ लाई। कहते हैं जनरल, आम तौर पर एक रूल के तौर पे मैं झूठ नहीं बोलता। तो भाई रूल भी तो आम ही होता है, जब मैं जनरली कह रहा हूँ फिर वही बात, रूल का लफ्ज़ यूज़ किए फिर अब जनरल नहीं लगेगा। उसकी बजाय जनरली एज ए रूल लिखने के बजाय मैं बोला एज ए रूल, कि मेरा रूल ये है कि क्या, एज ए रूल आई डोंट टेल अ लाई, कि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक, तो ये था। फिर मैं पढ़ता हूँ, जनरली एज ए रूल आई डोंट टेल अ लाई, एज ए रूल आई डोंट टेल अ लाई, ये करेक्ट हो गया इसका। सो ये थे बच्चों आज का, ये सिर्फ आज हमने किया है कन्फ्यूज्ड एरर्स का पार्ट ए। मैं कोशिश करूँगा 20 से 25 फ़िक्रे, इससे ज़्यादा कि कोशिश करूँगा कि 30 मिनट्स की एक वीडियो बने और उसमें आपको सारी चीज़ों के साथ, क्योंकि ये रूल्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज करने वाले। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इनको आप बार बार याद करेंगे, बार बार सुनेंगे, इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।